तकदीर, किस्मत, डेस्टिनी और इसका मुकाबला करते हैं डिसिप्लिन से, मेहनत से, नज़्म व ज़ब्त से। यानी क्या सब कुछ जो है तकदीर में लिखा हुआ है या सब कुछ जो है वो मेहनत की वजह से। आसान सी मिसाल ले लें कि आज अगर मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता हूँ तो उसके लिए मुझे बैचलर डिग्री करनी थी, मास्टर डिग्री करनी थी, पीएचडी करनी थी, बहुत सारे और कोर्सेज़ करने थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना था। तो आज जिस जगह पर मैं हूँ, एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं पढ़ाता हूँ तो इस वजह से है कि इसमें मैंने बहुत सारी मेहनत की है। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि मैंने मेहनत की थी, इसी वजह से मैं इस जगह पर हूँ, तो आज एक और शख्स आता है और वो तमाम चीज़ें करता है, उसी जगह से बैचलर डिग्री करता है, मास्टर करता है, पीएचडी करता है, मुझसे बेहतर कोर्सेज़ करता है, एक्सपीरियंस भी अच्छा लेता है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मुझ जैसे रैंक पर या मुझसे अच्छे रैंक पर पहुंच जाए। इसका मतलब है कि तकदीर और किस्मत बहुत मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं तकदीर पे हर चीज़ को मान लूँ कि तकदीर से ही है, तो मेरी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। और अगर मेहनत से ही सब कुछ है तो तकदीर एक अफसाना लगेगा। इसी पे बात करते हैं फ़िलासफ़ी के तहत और मज़हब के तहत और मॉडर्न साइंस के मुताबिक। इसमें जो सबसे मुख्तलिफ अप्रोच है वो फ़िलासफ़ी की है और इसके अंदर वैरायटी भी ज़्यादा है। पहले फ़िलासफ़ी पे चलते हैं। फ़िलासफ़ी के अंदर तकदीर और डिसिप्लिन के ऊपर 3 मेजर मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है, उसे कहते हैं हार्ड डिटर्मिनिज्म। अच्छा, ये वर्ड अगर कोई भी फ़िलासफ़ी पढ़ता है तो उसने बहुत ज़्यादा ये वर्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा और ये तमाम का तमाम आता है एरिस्टोटल की थ्योरी से, अरस्तू की थ्योरी से आता है। इसके अंदर बाद में जो वैरायटी दी गई वो स्पीरोज़ा ने दी। स्पीरोज़ा की बहुत मुश्किल किताबें इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन कमाल किताबें। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि डिटर्मिनिज्म पहले चीज़ क्या होती है। इससे पहले देख लेते हैं कि बाकी 2 थ्योरीज़ क्या हैं। बाकी 2 जो हैं वो, एक कहता है रेडिकल फ्रीडम और जो आखिरी है वो कहता है कंपैटिबिलिज्म। यानी ये 3 थ्योरीज़ हैं, 3 मॉडल्स हैं जो फ़िलासफ़ी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तकदीर और डिसिप्लिन के बारे में। जो डिटर्मिनिज्म है वो कहता है कि कोई भी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, इंसानों के अंदर जो भी आज उनकी हालत है, आज जो उनका हाल है, वो इस वजह से है कि माजी के अंदर एक कॉज था। अच्छा, कॉज इसी तरह है कि एक कोई एक्शन है जिसका बाद में रिएक्शन होता है। इसी तरह एक कॉज है जिसका एक इफेक्ट है। अगेन अरिस्टोटल की थ्योरी से डिटर्मिनिज्म कहता है कि जो भी आज हो रहा है वो इसी वजह से है कि माजी के अंदर उस तरह के हालात थे, इस तरह से तब्दीली होती गई और इस तब्दीली की वजह से आज आप इस जगह पर हैं। उसके अंदर हो सकता है कि जंग हुई है, उसके अंदर आपके माँ बाप के आपके साथ ताल्लुक है, पैसा है, हालात हैं, आपकी एजुकेशन है, आपकी गुर्बत है। यानी ये तमाम चीज़ें जो माजी में जिसने आपको कायनात को ट्रेन किया और आज जिस सूरत में, जिस हालत में आप हैं, वो आप माजी की वजह से उसका एक इफेक्ट है। अच्छा, डिटर्मिनिज्म के अंदर जो थ्योरी है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है कॉज थ्योरी से, जो अरिस्टोटल से ली गई है। तो अरिस्टोटल कहता है कि जो कॉज है वो 4 वजह से होता है। एक मटीरियल कॉज है, यानी अगर आपने एक मुजस्मा बनाना है, उसके लिए आपको पहले मटेरियल चूज़ करना है। उसके लिए हो सकता है मैं कहूँ जी मैंने ब्रॉन्ज़ का मटेरियल लेना है, मैंने पत्थर से बनाना है। इसके लिए पहला एक आपने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे है फॉर्मल कॉज। ये बताता है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन होगा, आर्किटेक्चरल पेपर होंगे उसका एक डिज़ाइन होगा, उसके तहत यानी मटेरियल को बनाया जाएगा। उसमें जो सबसे मशहूर है वो है फिर एफिशिएंट कॉज। इसके अंदर जो थ्योरी है वो कहती है कि अगर सी को कुछ करना है, सी का इफेक्ट लेकर आना है, ए ने बी के साथ कुछ करना है तो सी आएगा। अच्छा, अब इसको किस तरह एक्सप्लेन करता है कि जैसे आपने मुजस्मा बनाना है, आपने मुजस्मा बनाना था, एक पत्थर ले लिया, एक शख्स आता है और उसके हाथ में आप हथौड़ी दे देते हैं। तो जो ए है वो एक शख्स है, बी हथौड़ी है और सी जो है उसमें मुजस्मा बनेगा। तो ये एफिशिएंट कॉज है कि उसका तरीका क्या है, किस तरह के सेक्शन से, किस मेथडोलॉजी से बनाया जा रहा है। जो फाइनल कॉज है वो बताता है कि मुजस्मे को इस्तेमाल किस लिए करना है, बनाया क्यों जा रहा है। यानी इसकी पूजा करनी है आपने, इसकी यानी इबादत करेंगे आप, इसको खूबसूरती के लिए बना रहे हैं या आप इसको अपने शौक से बना रहे हैं। यानी कि फाइनल कॉज जो है वो इन तमाम चीज़ों को डिफाइन करता है कि कॉज क्या है। अच्छा, ये डिटर्मिनिज्म के अंदर भी अपने कॉजेज़ हैं, 4 कॉजेज़ हैं, जिसके अंदर पहला जो है वो काउजल डिटर्मिनिज्म है, जो इसके ऊपर है कि माजी में जो उसके साथ हुआ इसी वजह से आज उसका हाल इस तरह है। जो दूसरे नंबर पर उसे फॉर्मल बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। ये कहते हैं कि हर दुनिया के अंदर एक बायोलॉजिकल नीड्स हैं, एक डिमांड्स हैं जो कायनात की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है। उसी की बेस पर तमाम डिसीजन ली जाती हैं, उसी की बेस पर दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं और इंसानों के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। फिर एक थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है। ये कहता है कि जितनी भी कायनात के अंदर तब्दीलियाँ हैं, इंसानों में तब्दीलियाँ हैं, वो मज़हब की बुनियाद पर, यानी मज़हब ने जिस तरह हमको कह दिया है, अब उनकी ज़िंदगी के अंदर जो डिसीजंस हैं वो थियोलॉजिकल बेस है, मज़हब की बुनियाद पर है। और आखिर में आता है लॉजिकल डिटर्मिनिज्म। इन तमाम में सबसे मुश्किल ये वाला है। ये भी अरस्तू की थ्योरी से, जिसके अंदर उसने एक मिसाल दी है सी बैटल की। ये कहता है कि अगर आज मैंने सोचा है कि कल समंदर में जंग होगी, इसकी थ्योरी से, तो कल समंदर में जंग इसीलिए हुई है क्योंकि मैंने इसको सोचा था, इसी वजह से समंदर में जंग हो रही है। अच्छा, इसको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि ख्वाब है, ख्वाब का होना, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस वजह से है क्योंकि मैंने उसको सोचा। यानी अगर मैं उसको सोचता ही ना तो ख्वाब ने एग्जिस्ट ही नहीं करना था। तो लॉजिक जो है वो कहता है कि किसी भी चीज़ के होने के लिए उसका आज आपने सोचना, उसकी प्लानिंग और आइडिया बनाना ज़रूरी है। अगर आप बनाएंगे तो इसी वजह से वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, बात है रेडिकल फ्रीडम है। ये वाली थ्योरी फिलॉसफी के अंदर भी इतनी पसंद नहीं की जाती। रेडिकल फ्रीडम, इस पर सबसे ज़्यादा काम है वो सार्त्रे ने किया और वो कहता है कि किसी भी तरह का कंट्रोल माइंड एग्जिस्ट नहीं करता, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, आप एक मुकम्मल फ्री विल रखते हैं, आप मुकम्मल आज़ाद हैं, जो चाहें जैसा चाहें, कायनात भी, आप भी और इसी तरह इंसान भी जो चाहें कर सकते हैं। इसके अंदर ना इसे साइंस एग्री करती है ना इसे मज़हब एग्री करता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कहता है कि फ्री विल है। लेकिन इसके अंदर जो फिलोसफिकल सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इन इक्वालिटी को डिस्कस नहीं किया गया। यानी कि आज
आप कहते हैं कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ उसके लिए मैं अगर गरीब पैदा होता हूँ, मैं अमीर पैदा होते हैं, मैं इसी जगह पहुँच जाऊँगा, ये चांसेस जो है 1% से भी कम है। यानी थ्योरी के अंदर इस इनइक्वालिटी को डिस्कस ही नहीं किया गया। अच्छा, अब आए थे लास्ट कंपैटिबिलिज्म पे, जिस पे आजकल मॉडर्न दुनिया में बहुत ज़्यादा बहस होती है। इनका ख्याल है कि ना लामहदूद आज़ादी है और ना ही लामहदूद आपको मजबूर किया गया। एक लिमिट्स के अंदर आपको फ्री विल दे दी गई है। इसका मतलब है कि मैं एक बाउंड्री के अंदर हूँ और जिसके अंदर मुझे कहा गया है कि आप आज़ाद हैं, जो कर सकते हैं। अच्छा, इसी थ्योरी के अंदर जिस तरह रेडिकल फ्रीडम के अंदर कहा जाता है कि अगर एक मिसाल दी जाती है कि एक पत्थर है जिसको मैंने पहाड़ी से फेंक दिया, एक पहाड़ी है उसके ऊपर एक पत्थर को मैं नीचे फेंक देता हूँ और इस पत्थर को मैं शऊर दे देता हूँ, इसको कॉन्शियस दे देता हूँ, तो जब तक ये पत्थर उड़ता हुआ जा रहा है इसको लगेगा कि ये खुद उड़ा है, ये इसकी अपनी मर्जी है क्योंकि ये उड़ा है, लेकिन हकीकत में इसको फेंका गया है और जब तक इसको फिजिक्स के लॉज चल रहे हैं, इसके ऊपर कोई लॉजिक चल रही है, तब तक ये उड़ा है और जब इसको रोकना चाहेंगे तो इसको रोक लिया जाएगा। लेकिन शऊर पत्थर का यही कहता है कि वो खुद उड़ा है। जो फ्री विल है वो एक बाउंड्री के अंदर आपको आज़ादी देती है, उसके अंदर आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो बाउंड्री है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आर्टिकल और किताबें लिखी वो डेविड ह्यूम ने लिखी, अच्छी किताबें इस टॉपिक पे, और फ्रैंकल की बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं। लेकिन जो इसमें सबसे मुश्किल और यूनिक फिलॉसफी दी वो शोपेनहावर ने दी। उसका एक बड़ा मशहूर सा कोटेशन है, शायद समझने में भी बहुत टाइम लग जाए उसको। वो कहता है कि इंसान जो चाहता है, यानी जो इंसान चाहता है वो कर सकता है, यानी इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं चाह सकता कि वो क्या चाहता है, तो वो चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहता है। थोड़ी मुश्किल सी फिलॉसफिकल अप्रोच है, यानी कि इसका मतलब है आपको फ्री विल है कि आप जो चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जो चाह रहे हैं ये आप चाह सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम शोपेनहावर ने किया है। अच्छा, इन तमाम थ्योरीज़ का एंड क्या निकलता है? इसका मतलब है कि आपके पास किसी हद तक फ्री विल अवेलेबल है और आप चाहते हैं तो आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आप एक आज़ादी रख सकते हैं, आप एक फ्री विल रख सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री विल नहीं है, यानी आपके पास अगर खुद इजाज़त नहीं है, आपके पास आपको चॉइस नहीं ले सकते, तो ना तो सज़ा और जज़ा का निज़ाम काम करेगा। यानी आप ये कहेंगे कि आज अगर मुझे पैदा ही अपनी मर्ज़ी के बगैर किया गया है, तमाम तरह के मेरे साथ जो हो रहा है वो पहले से डिसाइडेड है, तो फिर मुझे सज़ा और जज़ा क्यों दी जा रही है? इसी तरह एक जुडिशरी के अंदर, एक दुनिया के अंदर, एक कानून के अंदर, एक जेल के अंदर किसी शख्स को क्यों रखा जा रहा है कि अगर उसके पास फ्री विल नहीं थी और ये पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। यानी दुनिया के असूलों को चलने के लिए भी और आखिरत के निज़ाम के लिए भी ज़रूरी है कि इंसान के पास फ्री विल होगी। लेकिन इसके अंदर एक जगह आती है जहाँ पर आके ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं मज़हब के साथ भी। इसके अंदर जो इशू है वो यहाँ पर है कि आप कहते हैं कि जी मैं पैदा कहाँ पर हुआ, मेरे माँ बाप कौन थे, मेरा माहौल क्या था, मेरे ट्रॉमास क्या थे, इसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे जो फ्री विल दी गई है, कंट्रोल दी गया है वो कि मैं अगर रोज़ सुबह मैंने उठा था या नहीं, मैंने पढ़ाई की या नहीं की, मैंने गुस्से में कंट्रोल किया या नहीं किया, नाकामी के बाद मेरा रद्द-ए-अमल क्या था, यानी इसी के ऊपर मेरी फ्री विल चल रही है और इसी पे फिलॉसफी बात कर रही है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ये एक घर है जिसके अंदर, मैं फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, एक घर है और मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, मैं इस स्कूल में भी नहीं गया, इस स्कूल में भी नहीं गया, इस स्कूल में भी नहीं गया, और अब कहा जा रहा है कि मेरी फ्री विल है। ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये मेरी फ्री विल है। लेकिन जो फिलोसफर है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बदमाश बैठा होता था जो बच्चों को अगवा कर लेता था, यहाँ पर सैलाब आ जाता था, यहाँ पर जो है लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, तो मेरे पास फ्री विल तो थी, लेकिन तमाम ऑप्शंस को मेरे लिए लिमिटेड करके इसी ऑप्शन को रहने दिया। इसी तरह मेरे लिए शादी का रास्ता निकाला गया, जो बाकी ऑप्शन थी उसके लिए इतनी मुश्किलें कर दी गई कि मेरे लिए सिर्फ ऑप्शन ही यही रहा। यानी फ्री विल के अंदर मेरे पास लामहदूद ऑप्शन भी नहीं थी, यानी कि एक ही ऑप्शन दी गई और मुझे कहा गया कि मैं यही चूज़ कर सकता हूँ। ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। कहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि मेरे पास ज़मीनें थी, मैं पढ़ सकता था इधर, लेकिन जब पैसे जमा करने का टाइम आया तो एक कुदरती आफत आ गई और यहाँ पे सैलाब आ गया, मेरे पैसे खत्म हो गए। अब मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सका, मैं गरीब रहा और मैं बगैर इल्म के, बगैर तालीम के रहा। यानी यहाँ पर मेरे पास फ्री विल थी और ऑप्शंस थी, लेकिन दुनिया का कानून फेयर नहीं था और मुझे मेरी ऑप्शंस को ख़त्म किया गया ताकि मैं इस यूनिवर्सिटी में ना जा सकूँ। इसका मतलब है कि जो मेरी फ्री विल थी वो कोई एक डिवाइन पावर जो है उसके अंदर चेंजेस भी करती है ताकि मेरी फ्री विल के अंदर ऑप्शंस महदूद रह जाएँ। ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब चलते हैं हम यहाँ से एक एग्जाम्पल पे। एक तुर्की का एक शख्स है जिसका नाम है मुतला सयान। क्योंकि अगर ऐसा सोचा जाए कि मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ पढ़ नहीं सकता, तो मुतला सयान जो है इस फिलोसफिकल पॉइंट को गलत प्रूव करता है। 13 साल की उम्र में गरीब घर से है और कभी स्कूल नहीं गया, 13 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाता है और अगले 30 सालों के अंदर हार्वर्ड के अंदर ये प्रोफेसर लग जाता है। ये रियल कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मुतला सयान नाम है इस शख्स का, और 13 साल की उम्र तक कभी स्कूल नहीं गया, फिर पहली दफ़ा गया कम वक्त में, फिर स्कॉलरशिप ली और हार्वर्ड में प्रोफेसर बन जाता है। यानी कि एक शख्स जो फिलोसफिकल पॉइंट व्यू से गरीब है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, लॉजिक यही कहती है कि ये शख्स खेती बाड़ी करेगा और गरीब रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये शख्स हार्वर्ड में प्रोफेसर बन जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मज़हब के ऊपर। मज़हब के अंदर भी जो तकदीर है वो आपकी पहले से तयशुदा है, लिखी हुई है। अब सवाल यही होता है कि अगर पहले से लिखी हुई है तो फिर मुझे इस पर मजबूर किया जा रहा है या नहीं। लेकिन मालूम होने से और मजबूर करने में फ़र्क होता है। यानी मुझे मालूम है और उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो दे सकते हैं किस तरह जो अल्लाह ताला की ज़ात है वो इस स्पेस टाइम से आज़ाद है। यानी उसके लिए ज़रूरी है, जो डिवाइन पावर है, जो कायनात को चलाने वाला है, उसको स्पेस टाइम से बाहर होना ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम लाइन के अंदर, इस वक्त के अंदर आपके पास माजी भी है, आपका हाल भी है, आपका मुस्तकबिल भी है
और इस टाइम लाइन के अंदर जब तक इस टाइम को दुनिया में रखा गया है, हो सकता है दुनिया एक बहुत कम टाइम के लिए हो, उसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन टाइम बाकी रहे। लेकिन अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो इस टाइम फ्रेम से बाहर है। अच्छा, तकदीर का क्या काम है? तकदीर के अंदर कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, यानी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो होगा वो पहले से डिफाइन कर दिया गया है। और आपकी जो डिसिप्लिन है वो आपके दो तरीके से हो सकता है। वो आपका नफ्स का कंट्रोल है और आपके वक्त पर काम करना है। यानी बहुत सारे काम है जिसके अंदर आपको कहा गया है कि आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने इधर गुस्सा नहीं करना है, बदतमीज़ी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। इसी तरह आपने वक्त पे रोज़ा रखना है, आपने इबादत करनी है वक्त पर। इसी तरह बाकी फ़राइज़ होंगे, हर मज़हब के अपने अपने फ़राइज़ होंगे जो आपने उसी वक्त पर ही अंजाम देने। ये इसका डिसिप्लिन है। लेकिन हकीकत यह है कि जितने भी मज़ाहिब हैं उसके ऊपर जो सज़ा और जज़ा है वो इस चीज़ पर नहीं है कि आपको तकदीर में जो आपको दिया गया था, आपको गुर्बत दी गई थी, आपको माँ बाप से ट्रॉमा दिया गया था, आपके हालात ख़राब थे, आपकी एनवायरनमेंट सिखाने वाली नहीं थी, यानी जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर सवाल नहीं है। सवाल जो है वो इस पर है कि अगर मैंने आपको ताकत दी है तो आपने उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। अगर मैंने इल्म दिया तो उसका सही इस्तेमाल किया है नहीं, पैसा दिया तो उसका सही इस्तेमाल किया है नहीं। और वो डिसिप्लिन से है कि आपने नफ्स को कंट्रोल रखा या नहीं और वक्त पे चीज़ें की या नहीं की। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर हम आसान लफ्ज़ों में ले लें, यानी अभी तक तो हमें ऐसी लगता है कि तकदीर में कुछ लोग ये समझते होंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें ऐसा क्यों दिया गया। लेकिन अगर मैं समझ लूँ कि दुनिया की मोहब्बत नहीं है, दुनिया की मोहब्बत जो है वो आप ख़त्म कर लें। अब इसके बाद अगर आप देखें कि जिस शख्स के पास पैसा नहीं है, इल्म नहीं है, ताकत नहीं है, तो उससे कोई सवाल भी नहीं है। यानी जो सवाल है, जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है वो इसी बेस के ऊपर है कि आपको कितना दिया गया, यानी आपके ऊपर रिसोर्सेज आपकी कितनी थी उसी के बेस पे सवाल है। और जो डिसिप्लिन है, कंट्रोल है, जो बेहतर गुजारेगा उसी की ज़िंदगी है जिस रिसोर्सेज के साथ आपने उनको गुजारा। अच्छा, अब ये इस थ्योरी के अंदर फिर सूफिज़म आ जाता है, क्योंकि अब तकदीर जो है लिख दी गई है, तब्दील नहीं होगी। सूफिज़म की एक डिफरेंट सी अप्रोच है। वो कहता है कि अगर आप अपना डिसिप्लिन बेहतर कर लें, यानी अपना नफ्स का कंट्रोल और वक्त को इतना बेहतर कर लें और तकदीर को रज़ाए इलाही मान लें, इसके बाद आप अपने डिसिप्लिन की वजह से तकदीर में तब्दीली कर सकते हैं। ये सूफिज़म का मानना है कि इसमें आप, जिस तरह कहा जाता है कि इस शख्स की दुआ रद्द नहीं होती, यानी दुआ मांगे तो कबूल होगी, यानी कि इस शख्स के लिए ऐसा डिसिप्लिन के अंदर कोई चेंजेस हैं जो तकदीर के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। ये सूफिज़म की अप्रोच है। लेकिन इन शॉर्ट जितने भी मज़ाहिब हैं वो कहते हैं कि तकदीर पहले से लिख दी गई है और आपकी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ मालूम है। अच्छा, कहा इस्लाम के अंदर भी इसी तरह है कि आप ऊँट को बांध कर उसके बाद तवक्कुल कर लें, उसके बाद भरोसा रखें। लेकिन ये जितनी अप्रोच है वो तमाम मज़ाहिब में इसी तरह है कि आपकी तकदीर लिख दी गई है, आपको मजबूर नहीं किया गया, लेकिन आप ये ऐसा करते हैं नहीं, आपकी मर्ज़ी है। जिसकी तरह अगर मैं एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स हैं और मैं बताता हूँ कि ये स्टूडेंट पास नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, यानी ये ज़रूरी नहीं है, यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मैं उसको मजबूर कर रहा हूँ कि फेल हो। लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि इस तरह के बिहेवियर जिस शख्स ने रखे हों, जो पढ़ाई ना करता हो, जो अपनी असाइनमेंट टाइम पर ना देता हो, वो फेल हो जाता है। यानी मुझे मालूम है इस चीज़ का। और इसी तरह जो खालिक है उसके पास अगर तमाम और भी इंफॉर्मेशन है जिसमें उसकी ज़िंदगी के ट्रॉमास हैं, उसके माँ बाप से ताल्लुकात हैं, एनवायरनमेंट है, गुर्बत है, तो ये बहुत हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये शख्स फेल होगा या नहीं होगा। लेकिन मजबूर नहीं किया जा सकता। ये शख्स पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, और यही फ्री विल है कि आपके पास आज़ादी है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया है वो अनफेयर है, उसके अंदर तमाम लोगों के लिए सेम तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप चाहें तो कामयाब हो सकते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब इसको प्योरली साइंस से समझने की कोशिश करते हैं। क्या फ़ैसला जो आपने लिया ये आपने लिया या ये पहले से डिसाइड हो चुका था? ये साइंस के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो एक्शन है पहले से प्री डिसाइडेड था या आपने इसको लिया। इसके लिए जो सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट है वो लिबर्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं, 1981 में होते हैं। आप उसको रिसर्च को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 50 बंदे थे जिनको कहा गया कि आपके पास फ्री विल है, आप जब चाहें अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। यानी आप अपना हाथ खड़ा करें और इन तमाम लोगों के ऊपर EEG कंट्रोलर लगा दिए जो इनकी वेवलेंथ्स को, ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करते थे, या कंट्रोल तो नहीं करते थे, सिर्फ सेंस करते थे। उसने देखा कि लोगों ने जब अपना हाथ खड़ा किया तो उससे 500 मिली सेकेंड पहले ब्रेन ये सिग्नल दे चुका था कि हाथ खड़ा करना है। यानी कि डिसाइड ब्रेन कर चुका था, आपके सोचने से पहले भी ब्रेन ने सोच लिया था कि उसने ये एक्शन लेना है। इसमें 3 तरह इसको एक्सप्लेन किया गया कि जो रेडीनेस होती है ये अनकॉन्शियस में होती है, यानी कि आपके सोचने से पहले, यानी कि ये जो 500 मिली सेकेंड पहले आपके डिसाइड करने से पहले दिमाग जो है सोच चुका था कि मैंने हाथ खड़ा करना है। इसके बाद आती है फीलिंग ऑफ डिसीजन, यानी कि इस टाइम पर आप सोचते हैं कि बस मैं ये डिसीजन ले लूँगा, इसके बाद का स्टेप है। और तीसरे नंबर पर जो है आप एक्शन लेते हैं। कहता है कि फीलिंग ऑफ डिसीजन से पहले ही दिमाग सोच चुका था कि मैंने एक्शन लेना है, लेकिन ये इतना छोटा सा फ़र्क है कि हमें लगता है कि शायद हमने खुद डिसीजन ली। इसी की बेस पर उसने अपनी थ्योरी पेश की कि जो फैसले होते हैं वो दिमाग पहले से ले चुका होता है, और इसी का नाम उसने तकदीर दिया, इसी को डेस्टिनी करके समझाया। और वो कहता है कि दिमाग की जो डिसीजंस हैं, जो उसकी तकदीर है, वो बेस करती है जेनेटिक्स पे, वो बेस करती है आपके माजी के ऊपर, और वो बेस करती है आपकी इन्वायरमेंट पे। इसकी बेस पर जो दिमाग है वो सर्वाइवल बेस्ड डिसीजन लेता है, यानी कि उसके सर्वाइवल के लिए जिस चीज़ पर उसे खतरा सबसे कम है वो डिसीजन ले लेता है, आपको बताए बगैर, आपसे पूछे बगैर। यानी कि ये वो चीज़ है जो दिमाग ऑटोमेटिकली आपके सोचने से पहले भी कर रहा होता है। लेकिन ये टाइम डिफरेंस इतना कम होता है कि आपको लगता है कि शायद आप खुद कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर तकदीर है, दूसरे नंबर पर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेडिकल टर्म्स में क्या होती है? मेडिकल टर्म्स में जो फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, ये दिमाग का हिस्सा होता है जो आपकी डिसीजंस ले रहा होता है, आपको सिखा रहा होता है। ये आपको सिखाता है कि आपने ख्वाहिशात से कैसे रुकना है।
ये आपको नफ्स के ऊपर कंट्रोल सिखाता है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर डिसिप्लिन आता है। और जो तीसरे नंबर पर है उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बताता है कि अगर आप मुसलसल कोशिश करते रहें तो आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। ये क्यों इस तरह कह रहा है? कहता है कि अगर आप मुसलसल कोशिश करते रहें और एक चीज़ अपने डिसिप्लिन में ले आएँ और बता दें कि ये आपके लिए ज़रूरी है, तो इंसान का जो दिमाग है उसी की बेस पर डिसीजन लेता है। जिस तरह आप भूखे हैं, आपके सामने खाना आता है तो आप वो खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को तैयार करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं कि मैं मज़हब की बुनियाद पर ये वाला खाना नहीं खा सकता या अपनी हेल्थ की वजह से ये खाना नहीं खा सकता। इसकी वजह है कि आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन देते हैं। फिर उसके बाद आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो आपको बताती है कि अगर मैं मुसलसल ट्रेनिंग करूँ कि मेरी एज अब इतनी है, मेरी हेल्थ के लिए ये सही नहीं है, मुझे डायबिटिक्स है, इसका मतलब है कि अब आपने अपने ब्रेन को वक्त के साथ साथ बता दिया है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। इंसान का दिमाग उस वक्त इन डिसीजंस की बेस पर अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी लॉजिक को, अपनी जो मेन कोर फिनोमेना है उसको तब्दील कर सकता है। तो साइंटिफिक वेज में इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर बाद में बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट हुए कि इंसान अपने जहन को और अपनी जो एक्शंस होता है उनको प्री डेफिनेशन से चेंज कर सकता है। इसी तरह ख्वाब है, साइंस कहती है कि ख्वाब के अंदर इंसान का दिमाग वो चीज़ें भी देख रहा होता है जो उसने कभी नहीं देखी, और बहुत सारी ऐसी डिसीजन और प्लानिंग कर रहा होता है जो उसने सीखी नहीं होती। इसका मतलब है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो इंसान के शऊर के पास मुकम्मल तौर पर नहीं है। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें तब्दील नहीं होती, कि वो कहता है कि जो जेनेटिक वाला पार्ट है वो इंटर जनरेशन भी हो सकता है, यानी कि नस्ल दर नस्ल आपकी नस्ल में कोई शख्स जो है वो डूब के मरा था। अब आपकी जेनेटिकली आपके अंदर एक खौफ, एक डर है, बताया आपके लोगों ने, रिश्तेदारों ने, कि एक आपका रिश्तेदार था जो डूब के मरा। ये खौफ है, एक डर है, जिसकी वजह से आपकी जो डिसीजन है, आपकी जो दिमाग है वो हमेशा सर्वाइवल में है कि मैंने समंदर से, पानी से दूर रहना है क्योंकि मैं डूब सकता हूँ। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं कि अब आप, एक बायोलॉजिकल लिमिट है आपके पास साइंटिफिकली, और इस लिमिट के अंदर सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। यानी एक लिमिट है जिसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। एक तकदीर आपकी डिफाइंड है, उसकी एक लिमिट है, उसके अंदर आप अपनी तब्दीली कर सकते हैं, और इसमें ना आपके पास लामहदूद आज़ादी है और ना ही आपके पास लामहदूद मजबूर हैं आप ये करने के लिए। में आते हैं कि अब करना क्या चाहिए। यानी मेरी अप्रोच है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक वक्त, एक टाइम फ्रेम के अंदर हर वक्त कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ और मौके, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन इस पॉइंट को टच करने के लिए कि आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर शख्स जो है वो प्रिपरेशन कर रहा होता है। कोई यहाँ तक करता है, कोई यहाँ तक करता है, और जिस शख्स की जो तैयारी है वो इस पॉइंट को टच कर जाती है, उसे वो मौका मिल जाता है, और इस पॉइंट को ही लक कहा जाता है, इसी पॉइंट को किस्मत कहा जाता है। इसके आगे जो आपकी कामयाबी है, इसके अंदर पैसा, शोहरत, दौलत, कोई भी चीज़ हो सकती है। इस थ्योरी के तहत वही तमाम लोग, 99% लोग, उन्हीं को कामयाबी मिलती है जो अपने आप को तैयार रखते हैं। जिस तरह एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो ईवीज़ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही है, दुनिया के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, वहाँ पर और कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। जिस शख्स ने वो मार्केट के अंदर ईवी वाली और ग्रीन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी लेकर आया, उस लक वाले पॉइंट को वो टच कर गया। लेकिन इसकी एक दूसरी थ्योरी है, वो कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी में इस अपॉर्चुनिटी को टच करें, आपकी तैयारी भी हो सकता है बिल्कुल पैरेलल, साथ साथ चलती रहे। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको टच करें, आप अपनी तैयारी बढ़ाते रहेंगे, साथ में अपॉर्चुनिटी भी इस तरह तब्दील हो सकती है। जो तीसरी थ्योरी है वो कहती है अपॉर्चुनिटी भी इधर थी और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने ना तैयारी की, ना मैंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश की, और ना ही मैं खुशकिस्मत था, लेकिन फिर भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। कहते हैं ये 1% से भी कम होते हैं लोग जिसके लिए तकदीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह एक लॉटरी की टिकट है। मैंने सारी ज़िंदगी लॉटरी ली और उसमें से एक लॉटरी मुझे मिल गई, यानी मैं मेहनत कर रहा था और इस अपॉर्चुनिटी वाली लाइन को टच कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ज़मीन पर, रोड पर पैदल जा रहे थे, और एक शख्स को ज़मीन पर पड़ी हुई एक टिकट मिल जाती है और वो जाता है तो चेक करता है कि उसने 1 मिलियन जीत लिया। यानी ये जो शख्स था, ये ना इस अपॉर्चुनिटी वाली लाइन पर कहीं आ रहा था, ना ही ये तैयारी कर रहा था, और ना ही इसने टिकट खरीदी, लेकिन इसको भी कामयाबी मिल गई, इसको टिकट मिल गई। तो ये लोग भी दुनिया में 1% एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने, हो सकता है कि आप इस 1% में, अगर नहीं है तो ज़्यादातर लोग जो 99% है, उनके लिए ज़रूरी है कि आपने कोशिश करनी है, तभी आप अपॉर्चुनिटी को टच कर सकते हैं। हो सकता है फिर आपकी किस्मत में और भी ऑप्शंस आ जाएं, आपकी तकदीर के लिए वो चीज़ बेहतर हो जाए। लेकिन 99% वही लोग हैं जो खुशकिस्मत होते हैं, जिन्होंने उस हद तक पहुँचने के लिए मेहनत की होती है। जिस तरह आपको शुरू में एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैं तमाम डिग्रीज लेकर यूनिवर्सिटी में आया हूँ और एक शख्स वो तमाम डिग्री करता है, उसके चांसेस हैं कि वो शायद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, उसका वो प्रोफेसर बन जाए, या हो सकता है उसे कोई भी नौकरी ना मिले। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 99% जिसने तमाम काम किए हैं वही यूनिवर्सिटी में जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो यूनिवर्सिटी में कोई भी बैचलर की डिग्री नहीं है, मास्टर की डिग्री नहीं है, पीएचडी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके प्रोफेसर बन जाए। यानी ये पोजीशन लेने के लिए ये वाली मेहनत करना ज़रूरी है। फिर कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये आपकी दुआ के ऊपर है, आपकी किस्मत के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ इसको समझाने में किसी हद तक कामयाब होऊंगा। अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।